हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के पेपर में मैं आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 8 के गणित का जो पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पे साथियों मैं पर्सन बैंक है वो आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे भी आपको इन्फॉर्मेशन किया था। अगर आप जुड़े हुए हैं तो जो पर्सन बैंक आपको बताने वाला हूँ वो एकदम बहुत ही अच्छे से मैंने टिक मार्क कर रखे हैं। पर्सन बैंक में बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन हैं जो सिमिलर है। तो मैं आपको टिक मार्क किए हुए पर्सन हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो पैटर्न रहने वाला है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और उनको आपको अच्छे से कर लेना है। पेपर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो आपने कर लिया होगा। तो और भी पर्सन अगर अपन हल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में साथियों मैं आपके 3 चैप्टर इंक्लूड करने वाला हूँ जो कि आपके 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो 20 नंबर आप आराम से एक वीडियो से लेके आ सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। और आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15-20 मिनट का बन सकता है। तो 15-20 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है अगर आपके 20 नंबर बनते हैं तो। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साथियों, सबसे पहला जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है परिमेय संख्याएँ। तो 1, 2, 3 चैप्टर आपके हैं। फोर्थ वाला चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपके पर्सनों को लेकर। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांक होगा। पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत समवर्त नहीं होती है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत समवर्त नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न है। तो चलिए मैं जैसे कि देखो, अब मैं यहाँ पे पढ़ के बताया मैंने, अब आपको किस पे फोकस करना है, जिस पे मैंने गोल कर रखे हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम पैटर्न रहने वाला है। चलिए अपन उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं जो मैंने टिक मार्क कर रखे हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो मैंने ऑलरेडी आपको पेपर बता रखे हैं उनमें भी ये प्रश्न आ चुके हैं। चलिए हम बात करूँगा यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इसने मतलब बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है शायद, ठीक है। तो 4 नंबर का प्रश्न है साथियों, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, इसको आप रट लीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, परिमेय संख्या 1/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छे से हर पेपर में मैंने बताया है आपको। तो ये इसका आंसर देखते हैं। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। देखिए -a/b हो गया। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है, a/b। तो योज्य प्रतिलोम इसका उल्टा हो गया a/b, मतलब माइनस का चिन्ह लग गया। अगर प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। आगे देखिए गोले वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 21/8 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब व्युत्क्रम तो आप सभी जानते हैं, व्युत्क्रम किसको बोलते हैं, जो उल्टा होता है, ठीक है, मतलब इसका अपोजिट। तो अपोजिट क्या हो गया, 8/21, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए इसको छोड़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, यहाँ पे -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 9 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे योज्य प्रतिलोम, जहाँ पे योज्य लग जाए, ठीक है, योज्य लग गया तो इसका मतलब माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। बाकी ऐसा कैसा रहेगा, 7/19 है तो 7/19 ही है, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रम आ जाए तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे देखिए 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -13/17 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, इनको सबको छोड़िए। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। और ये प्रश्न शायद ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है आपको, जो प्रश्न बताए थे मैंने पेपर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक का आपको बताने का मकसद यही है कि जो प्रश्न वहाँ पे कई प्रश्नों के आंसर नहीं मिले थे आपको, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 योज्य, वही बात हो गई, योज्य आ गया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यदि x शून्य ना हो तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर x शून्य नहीं है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है, कुछ भी हो सकती है, यही बोला गया है यहाँ पे। तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है साथ ही, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कोई भी संख्या है तो मान लीजिए 1 यहाँ पे 2 है, तो ये 2 ऊपर चली गई, तो जो x है वो ऊपर चला जाएगा और वही उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो ये प्रश्न साथियों मैंने पेपर में बता रखा है आपको, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। इसके बाद देखेंगे 18 हो गया। चलिए आगे का देखते हैं अपन। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं होगी। तो ये प्रश्न भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो कितनी होगी, 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका आंसर हो गया बी नंबर 1.5। 1 और 2 के बीच जो परिमेय संख्या है वो 1.5 वाली हो गई, मतलब 1 और 2 के बीच, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे ये सारे सिमिलर है, सेम है, इसलिए मैं 1% यहाँ पे ले लिया मैंने। 7 और 9 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होगी? तो 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपरिमित। 7 और 9 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? अपरिमित हो जाएगा। चलिए इनको छोड़ते हैं बाकी के, इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे, ये छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आप, तो साथियों मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आप सभी पढ़े, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अलग से इम्पोर्टेंट चार्ट रखे हैं। यहाँ पे देखिए सरल करना है आपको। अब सरल करने का मतलब यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई है, ठीक है। 2 आपको क्वेश्चन है, मतलब इनको आपको हल करना है, हल करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए -2/3 गुणा 4/5 आपको दिया गया है। अब इनको आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट करके बता देता हूँ मैं। यहाँ तो बहुत बड़ा मेथड यूज़ किया गया है, एक फॉर्म यूज़ की गई है। आपको तो डायरेक्ट क्या करना है, देखिए मतलब ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ऐसे ऐसे रहेगा, 5 3 15 का ऐसे ऐसे आ गया, बस ये आपका आंसर हो गया। सेम ऐसे दूसरे वाले में करेंगे अपन। यहाँ पे भाग दिया गया है, ठीक है। तो भाग में क्या करेंगे आप, 5/3 दिया गया है, भाग 2/5 आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे कर लेना है, इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आया लास्ट में आंसर, -25/6, ठीक है। तो -25/6 कैसे निकला है। अब अगर मैं ये भाग है तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। अगर इस तरह का कोई संख्या दी गई है आपकी, तो आपको भाग दिया गया है मान लीजिए। अब भाग तो आपको देना नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इस संख्या को देखिए 5/3 ऐसे कि इसे आप गुणा कर दो और एक दूसरी संख्या को उल्टा कर दो, 5/2। ये मैंने कर दिया, ठीक है। गुणा करना है अपने को, भाग का गुणा बनाया अपन ने बस। अब 5 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 25 ऐसे कैसे आ जाएगा, नीचे 3 दूना 6 आ गया, तो 25/6 आ गया ना, ठीक है। ये देखिए ये आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं अपन। फटाफट कोशिश करता हूँ मैं आपको पूरी प्रश्न वाली या जो दोनों तीनों हैं वो बता दूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न मैंने ले रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम आपको लिखना है। तो योज्य प्रतिलोम जिसे अभी अपन ने पूरा किया वो आपको यहाँ पे लिखना है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/8, -5/9 का हो जाएगा 5/9। तो ये सारी आपने देख लिए, ठीक है। बस एक बार समझाने के लिए मैंने दोबारा से लिया प्रश्न। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको। तो गुणात्मक प्रतिलोम भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -13 है, तो -13/19 है, 1/5 है और ये संख्या दी गई है। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/13, ठीक है। अब मान लीजिए ये संख्या है मान लो 2, इसका क्या करना है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या बोला था मैंने, उल्टा बोला था ना। तो इसका मतलब है कोई भी संख्या उसके बटे में 1 लग रहा है। अब ये तो ऊपर जाएगा 1 तो, और ये नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 13 लिखा गया है, माइनस का 13 लिखा गया है ना ऐसे, इसके नीचे 1 है ये मान के चलिए। अब ये 1 तो ऊपर चला गया और माइनस का 13 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे कभी भी नहीं रहता, माइनस ऊपर ही रहता है बीच में, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है ना। इसका मतलब है कोई भी संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो भी माइनस की आ जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। एक और मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5 गुणात्मक 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 5 ही रह गया, 1 में भाग देंगे तो यही है। और ये का ये प्रश्न साथियों मैंने करा भी रखा है आपको सेम। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं अपन 17। इसके बाद इधर क्या दिया गया है भाई साहब, इधर नहीं दिया गया कुछ। ये अब फर्स्ट वाला चैप्टर हो गया। सेकंड वाला चैप्टर देखिए, एक चर वाले रेखीय समीकरण। अब इनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। निम्न समीकरण में से कौन सी रेखीय समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप आंसर नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ये एक रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए x² दिया गया है बराबर 9 दिया गया है, तो x बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो ये रेखीय समीकरण नहीं बन रहा। x मतलब डायरेक्ट एक ही x से आपका मान निकल गया, तो ये नहीं होगा। एक चर वाला रेखीय समीकरण है, तो एक चर वाला रेखीय समीकरण यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सेकंड में, उपयुक्त सभी यहाँ पे है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण y-2 = 7 का हल क्या होगा। तो y-2 = 7, तो y तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 7 ऐसे कैसे, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 9 हो गया, ठीक है। और 9 कहाँ दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सी में। ये तो माइनस का है लेकिन अपने को प्लस रखना है भाई साहब, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, चिन्ह को हमेशा ध्यान रखना है, वरना तो आता हुआ पर्सन आप बाद में माथा पकड़ के बैठेंगे, यार कितना आसान था, गलत कर दिया। समीकरण 14y-8 = 13 में y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 14y-8 = 13 दिया गया है। तो
तो ये 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 8 21 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ एक बार, 14y बराबर 21 आपको दिया गया है। अब y का मान करना है 14 कम 14, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 या 21, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, 3/2 आपका आ जाएगा। 3/2 देखेंगे आप, 3/2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, बस ऐसे ही करना है। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 66 है, यदि इनमें 2/5 का अनुपात हो तो छोटी संख्या क्या होगी। सेम पर्सन शायद मैंने करा रखा है, लगभग सेम ही था मेरे ख्याल से, तो मुझे जहाँ तक याद है। तो इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पे एक बार। दो संख्याओं का अंतर 66 है, तो संख्या यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, मतलब एक तो है 2x और एक है 5x, ठीक है। ये x है साहब, तो अंतर है माइनस, इनका अंतर कितना है 66, ठीक है, बराबर 0 है मान लीजिए। अब ये 66 माइनस का इधर, ठीक है, तो ये उधर ले जाइए इसको, ठीक है। तो उधर लेके गए या उधर नहीं ले जाना, पहले अपने को यहाँ पे बटे में 1 रखना है, इसको सोल्व करना है। 5x दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस 66 को 5 से गुणा करना है, फिर इसका आंसर आएगा एक बार थोड़ा सा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया साथियों, 9 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ रहा है, 44, ठीक है। इसके बाद देखिए समीकरण आपको दिया गया है 12 नंबर का क्वेश्चन, 5x + 9 = 5x 3x का 5 + 3x का हल आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब x की संख्याएं एक साइड रखनी है, तो इसको अपन इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 5x ऑलरेडी है, ये प्लस का आ गया, तो इसलिए दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे देखिए समीकरण आपको ये दिया गया था, मैं इसको सोल्व कर रहा था, तो 5x तो इधर था, अब ये 3x है वो इधर आके आपका माइनस का हो जाएगा 3x। यहाँ पे 5 है, ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 5x में से 3x गया तो 2x बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 9 है और प्लस का 5 है, तो माइनस के 9 में प्लस के 5 गए तो 4 बच जाएंगे, वो भी माइनस के, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, माइनस का 2, तो x का मान माइनस का 2 आ गया, तो माइनस का 2 आपका ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से आपको हल करना है। चलिए आगे देखते हैं अपन। आयु वाला पर्सन भी मैंने आपको बता रखा है कि आयु वाला पर्सन भी आपका आ सकता है। यहाँ पे देखिए राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु का योगफल 28 है, तो राम की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखो राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है। अब मान लीजिए राम की आयु श्याम की आयु से, ठीक है, तो राम की आयु क्या है अपनी, ये हो जाए, इसको मान सकते हैं अपन 8 वर्ष अधिक है ना, तो यहाँ पे x, अरे यार एक मिनट, x + 8, ठीक है, और दोनों की आयु का योगफल, तो प्लस इसकी क्या बन जाएगी, एक की शाम की क्या बन गई x, ठीक है, बराबर इनका योगफल कितना है 28 है, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे x और x 2x हो जाएंगे, प्लस 8 है बराबर 28 दिया गया है, ठीक है। तो 8 इधर जाएगा, तो 20 में से 8 गए तो कितने बच गए, 28 में से, सॉरी यहाँ पे 28 है ना, तो 28 में से 8 गए तो 20 बच गए, तो यहाँ पे क्या है 2x बराबर 20 बच गए। अब 2 10, x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया अपने को, राम की आयु, तो राम की पहले वाली की आयु पूछी गई है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्यों, क्योंकि 10 तो देखिए ये आ चुका, और 8 वर्ष अधिक है ना ये, तो प्लस 8, ये तो था पहला अपन ने क्या बनाया था, x + 8, ये तो बनाया था राम के लिए, तो x की वैल्यू 10 आ गया और 8 ये 18 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गई राम की, और श्याम की क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आप लास्ट में जब कैलकुलेशन करोगे तो ये ज़रूर देख लेना किसकी आयु थी। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहता साथियों, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ जो आपको बस परीक्षा में करना है। 5 के 2 क्रमागत गुणजों का योग है वो 55 है, इनमें बड़े गुणज का मान है वो क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है, आप बता सकते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। और 24 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बात करूँगा मैं, यहाँ पे परमेय संख्या -7/3 के दुगनी में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल किया गया है, ठीक है, क्या जोड़ा जाए, तो दुगुना करना है पहले, तो फिर x जोड़ा, तो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। चलिए आगे देखता हूँ मैं, आगे देखिए यहाँ पे, हाँ यही पर्सन है यहाँ पे, रूबी और रेशमा की आयु में 5:7 का अनुपात है, ठीक है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, उनकी आयु आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, रूबी और रेशमा की आयु में 5:7 का अनुपात है, मतलब 5x और 7x ये दिया गया है, ठीक है। 4 वर्ष पश्चात, तो यहाँ दोनों में 4 जोड़ दो साहब, +4
प्लस 4। अब ये कितना बन गया यहाँ पे 3/4 ये बन गई है, ठीक है। तो अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आराम से कर सकते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये ऊपर वाला समीकरण हो गया, एक ये वाला हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। मतलब क्रॉस, अरे यार दोबारा से बताता हूँ, एक बार भूल गया। 5x/7x, इनको बढ़ाया, 4 इसमें जोड़ा गया, 4 इसमें जोड़ा गया, बराबर 3/4, ठीक है। इसको तो इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो 4×5 = 20, ये आपने गुणा किया, ठीक है। अब यार मैं इसको काटना पड़ेगा, तो समझ जाइए आप यहाँ पे गुणा करना है, मतलब वज्र गुणा कर रहे हैं, इसको ऊपर से, इसको ऊपर वाले से, इसको ऊपर वाले से, इससे, ठीक है। तो 4×5 यहाँ पे क्या आ गए 20x, ठीक है, और प्लस 4 × 16, और यहाँ पे बराबर में क्या आ रहा है, यहाँ पे 7×3 = 21x प्लस 4×3 = 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20x है और एक 21x है, तो 21x इधर आएगा तो x बच गया आपका, बराबर यहाँ पे देखिए कितना है 3 × 12, एक तरफ 12 है एक तरफ 16 है, तो ये माइनस का चला जाएगा, तो 16 में से 12 गए तो माइनस के 4 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, ये देखिए माइनस का 4 बताया गया है, इधर भी माइनस का इधर भी, तो दोनों को काटा तो क्या आ गया, x का मान 4 आ गया, यही आपको पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से देख लेना है साथियों, आप इसको देख लें एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये भी आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे मैं देखूँगा यहाँ पे चतुर्भुजों को समझना, तो दोस्तों ये लास्ट है। अगर तीनों जो मैंने लेसन बताए हैं उनको अगर आप देख लेते हैं, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, उन बस वही टाइप आपको ध्यान रखना है और आराम से आपके 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। चित्र 1 आपको दिया गया है, ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि AC = 8 सेंटीमीटर और BD = 6 सेंटीमीटर हो तो BC का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है ऑलरेडी आपको, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे दिया गया है इसको आप देख लेना। इसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा। साथियों लास्ट वीडियो जो मैंने गणित का बताया था उसमें ये प्रश्न था, एज इट इज ये का ये प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, वर्ग। चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो, तो ये वर्ग ही तो होता है, चारों भुजाएं बराबर है, देखिए ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, और कोण भी बराबर है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो। सेम पर्सन ये भी करवाया था, शायद ऊपर वाला नहीं करवाया था, ये करवाया था, भूल के थोड़ा सा। मतलब चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन सभी कोण बराबर नहीं है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B समचतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे का यहाँ पे 8 नंबर का, यदि समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण समान हो तो ये होगा। तो ये भी मैंने शायद करवा रखा है आपको, जो पेपर मैंने बता रखे ऑलरेडी वही पर्सन है, यहाँ पे लगभग वही का वही पर्सन है। तो यदि समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण समान हो तो ये होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, वो क्या होगा आपका आयत होगा। आगे देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A 70 डिग्री का हो तो कोण B का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये कोण A है, ये कोण B है, ठीक है। ये आपका कितने का दिया गया है आपको 70 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे कोण B का मान है वो आपको पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इस सरल रेखा की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 70 का है, ठीक है, ये 180 का होगा, तो 180 कब होगा, तो 110 डिग्री का होगा, तब ये पूरा 100 कितने का होगा 80 का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर में एक बार देख लेते हैं ये रूल है या दूसरा रूल है। तो 10 नंबर में आपका B नंबर का सही आंसर हो रहा है और यही बात इसमें रूल में करेक्ट है। दिए गए चित्र में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यदि यहाँ पे देखिए एंगल आपको दिया गया है, तो यहाँ पे PQR का मान ज्ञात करना है। PQR मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर B आपका 180 - 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। क्यों, अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये पूरा लाइन बनाया मैंने, ये कितनी डिग्री की होगी आपकी 80 डिग्री की। अब यहाँ पे देखिए ये और ये, तो ये और ये बराबर होता है, तो ये 30 का और ये भी 30 का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से तो ये 30 का हो गया और ये 40 का, इन दोनों को विकर्ण को जोड़ेंगे तो 180 में से माइनस कर लेना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, दिए गए चित्र में कोण D का मान है वो आपको ज्ञात करना है। कोण D देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन,
देखिए ये 60 का है, ये 105 का है। अब ये 100 का है तो ये कितने का हो गया, 80 का हो गया। ये पहले बात तो ये वाला, ठीक है। अब इनको जोड़ लो सबको, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए 105, 60 और 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 5 और 8 है तो 14 का 4, फिर हासिल की 1, 245 हो गया। अब 245 में से आप माइनस और जोड़िए कि 360 बन जाए तो कितना आएगा 14 नंबर में। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 115। 245 और 115, देखिए 5 5 10 का 0 हासिल की 1, 4 2 6 और 3, 360 बन गया ना पूरा। बस ये तो मैंने बोला अभी। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। इसके बाद यहाँ पे किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 2√2 सेंटीमीटर है तो उसकी अन्य भुजा क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, मुझे तो लगता है ये प्रश्न तो आपका एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। बहुत मेरे को थोड़ा हार्ड भी लग रहा है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे प्रश्न कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। समांतर चतुर्भुज एक समकोण त्रिभुज में समकोण की भुजाएं क्रमशः ए और बी है तो उसकी तीसरी भुजा क्या होगी। ये फॉर्मूला तो आपने याद कर रखा होगा। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, √a² + b², ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, कहाँ गया भाई साहब। तो साथियों आप अच्छे से देखना, यहाँ पे पूरी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पर्सन बैंक है वो परचेज़ की है मार्केट से, ताकि मैं आपको बेहतर दे सकूँ। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण B और D पर A और C डाले गए लंब क्रमशः आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपको अच्छे से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि एक बार में शायद मैं भी नहीं समझा पाऊँगा आपको। तो आपने जिस मेथड में इसको समझ रखा है उसी मेथड में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा आपको, मैं स्लाइड करके बता देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे इधर तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा रखा मैंने। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में ABCD और AEFG 2 समांतर चतुर्भुज है। यदि कोण C 60 डिग्री का है तो यहाँ पे कोण GFE और कोण AGF का मान है वो ज्ञात करना है। तो ये जो आपको दिया गया है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न है साथियों। तो एक आध डिफ़िकल्ट, देखिए पूरा पेपर जो बनता है उसमें आसान प्रश्न भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो एक आध प्रश्न बन सकता है, तो क्यों ना अपन पहले उसकी तैयारी करके रखें। ये आप देख लीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो चुका है, आपके 3 चैप्टर जो मैंने बताए हैं साथियों, और यहाँ से आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। जो मैंने टाइप के बताए हैं बस वो टाइप आप याद कर लें, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वही पेपर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं 5-5 सेट, उन्हीं के पर्सन यहाँ पे भी आए हैं, वही पेपर मैंने बताए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगभग 16-25 मिनट का वीडियो बन गया, तो ज़्यादा वीडियो बनना था वीडियो का। तो चलिए साथियों ज़्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नए पेपर के साथ नए वीडियो में। अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें।